नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह एक ऐसा पावर है जो हर एक व्यक्ति को कंफर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हर व्यक्ति अपना प्रोटेक्शन कर सकता है किसी भी तरीके का, जब कभी भी अरेस्ट किया जाता हो या डिटेन किया जाता हो। तो इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी प्लस के चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। मैं लगातार इस चैनल में आप लोगों के साथ कंटेंट ला रहा हूँ। अभी तो पॉलिटी का और झारखंड जीएस का चल रहा है, इसके साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी कंटेंट लेकर के आऊँगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका कहने का सेंस क्या है कि आर्टिकल 22 जो है वो एक प्रकार से ग्रांट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 से, और ये प्रोटेक्ट करता है पर्सन को हु आर अरेस्टेड एंड डिटेन। जो भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और डिटेन कर लिया जाता है, उनके प्रोटेक्शन में आपका आर्टिकल 22 आता है। आर्टिकल 22 के तहत हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार का डिटेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्रकार का डिटेंशन की बात कहा जाता है। पहला डिटेंशन है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन ऐसा डिटेंशन है जो किसी भी पर्सन को पनिश किया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी तरीके का अपराध किया है तो उस केस में उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। अगर पास्ट में किसी भी तरीके का उन्होंने लॉ को तोड़ा है या फिर ट्रायल करने के बाद किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि ये व्यक्ति लॉ को तोड़ा है और इस पर मुकदमा हो गया था, जिसके जांच के उपरांत इसे दोषी पाया गया, तो उस व्यक्ति पर पनिश किया जाता है। और उस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा तो उसे बोलेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। एक बार डिटेल से यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि प्यूनिटिव डिटेंशन है क्या। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफेंस को करता है कमिट, और करने के बाद आफ्टर ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह कन्विक्ट कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति दोषी है, तो उसको पनिश किया जाएगा। तो उस तरीके का डिटेंशन को हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे डिटेंशन का जो टाइप्स है दोस्त, वह है आपका प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव है, और प्रिवेंटिव में सुरक्षित कहा जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ों को, किसी भी व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि इस डिटेंशन में कि अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध नहीं किया हो और ना ही किसी ऑफेंस को किया है, लेकिन उसके पहले उस व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है, कोर्ट के द्वारा उसे कन्विक्ट करार नहीं दिया गया है, विदाउट ट्रायल कन्विक्शन का किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दो तरीके का डिटेंशन को हम लोगों ने देखा। एक तो कोर्ट के द्वारा जब ट्रायल के बाद कन्विक्ट कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति दोषी है, तो उस केस में किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हमने प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि जब किसी भी तरीके का कोई भी कन्विक्ट करार नहीं दिया गया हो, ना ट्रायल के दौरान और ना ही कन्विक्शन के दौरान कोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जाता है तो वह हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे की ओर देखते हैं हम लोग। कहा यह जा रहा है कि इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर ए पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे कोर्ट ने तो कुछ भी नहीं कहा है, न ट्रायल हुआ है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, डिटेन कर लिया जा रहा है। तो डिटेन आखिर इस तरह से करना तो गलत है ना, लेकिन इसलिए किया जाता है कि ताकि वो फ्यूचर में अगर ऐसा आशंका है, ऐसा अगर लग रहा है कि यह व्यक्ति किसी भी तरीके का कर सकता है कमिट ऑफेंस को, तो इसलिए उसे पहले ही क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। इसका मतलब ये पर्पस नहीं होता है कि उस व्यक्ति को पनिश करना, लेकिन या फिर उस व्यक्ति ने कभी पास्ट में किया है या नहीं किया उस मैटर से नहीं, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर संदिग्ध लगता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली ए प्रिकॉशनरी मेजर, एक प्रकार से सुरक्षा के दायरे से, सुरक्षा के नज़र से है, और ये बेस्ड है हमारा सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब कि किसी पर संदेह है
कि यह व्यक्ति किसी भी तरीके का हमला कर सकता है। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आप सपोज कीजिए कि आपके एरिया में कोई मंत्री जी आने वाले हैं, एक ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे सज धज करके सारा कुछ स्टेज लगा हुआ है, और यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसे सामाजिक या फिर किसी संगठनिक के लोग हैं जो ये लोग कुछ कर सकते हैं, ऐसा संदिग्ध लग रहा है पुलिस को, क्योंकि पुलिस या प्रशासन को लगता है का ये जिम्मेदारी है कि सुरक्षा प्रोवाइड करना मंत्री जी को, या प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो अगर इनमें से मान लीजिए कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो लग रहा है कि ये लोग कुछ भी फ्यूचर में कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं ऑफेंस को, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस इन दोनों चारों पांचों व्यक्ति को क्या कर सकती है, नज़रबंद कर सकता है बिना किसी ऑफेंस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस तरह से क्यों किया गया, इस पर्पस से किया गया ताकि यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर को ले लिया गया, और एक सस्पिशस के वजह से कि आपको सस्पेंशन लग रहा है कि एक व्यक्ति संदिग्ध है, कुछ कर सकता है, तो उसके लिए ये चीज़ें किया जाता है। और पता है इस बात में खास बात ये है ना कि इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22 जो है आपका 2 पार्ट्स में डिटेल में बात करता है। पहला पार्ट क्या कहता है, ये डील करता है केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ इसका मतलब है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा दोस्त, कि ऑर्डिनरी लॉ का मतलब है कि पुराने किसी या फिर जो लॉ है उसको अगर आपने पनिश किया है तो उस केस में। और दूसरा में यहाँ पे कहा जाता है सेकंड में कि डील विद केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब है कि जो किसी भी तत्काल के समय में अगर किसी भी तरीके का संदिग्ध है तो उस केस में आपको प्रिवेंट किया जाता है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग। और दूसरा है केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या कहता है चीज़ें, और ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट में कहता है कि द पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है, ये कन्फर्म करता है फॉलोइंग राइट्स को। किस राइट्स को, राइट्स ऑन ए पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ। सपोज कीजिए कि आपका फर्स्ट, सपोज क्या करना है, मतलब सपोज आप इस बात को समझ के देखिए कि किसी व्यक्ति ने ऑर्डिनरी लॉ को तोड़ा है। कोई भी व्यक्ति है, उसने क्या किया है कि जो यहाँ पे लॉ है उस लॉ को उसने कमिट किया है, तोड़ा है, तो उस केस में उसे तो डिटेन करना ही है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी व्यक्ति किसी भी लॉ को तोड़ता है, कमिट करता है, तो उसे अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है। तो उसी केस में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कन्फर्म द फॉलोइंग राइट्स ऑन ए पर्सन, ऑन ए पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन्ड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। जो भी ऑर्डिनरी लॉ को एक प्रकार से ब्रीच किया है तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या क्या, सपोज कीजिए कि आपने कोई अपराध किया है या फिर आप पे कोई मुकदमा हुआ, आपने कुछ लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, तो उसके उस टाइम पर जिस व्यक्ति को डिटेन किया जाता है उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होता है। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको इन्फॉर्म करने का अधिकार है कि उसके जानने वाले उनको जानने का अधिकार है कि किस ग्राउंड के आधार पर उसे डिटेन या अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा उनके पास अधिकार ये होता है कि वो कंसल्ट कर सके और डिफेंड कर सके बाय लीगल प्रैक्टिशनर। किसी भी वो वकील को हायर करके अपने आप को डिफेंड करवा सकते हैं कि मैं यहाँ पे सही हूँ, तो इस केस में। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट उनके पास राइट क्या होता है, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। देखिए किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो इनमें कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ के तहत, कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको अवेलेबल करा देना है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था इसी ऑप्शन से कि इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम और एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि आपका जिला से उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, आपके जिले से मान के चलिए कि 300 किलोमीटर दूर में पकड़ा गया, तो आने में मान लीजिए उसे 24 घंटा या 12 घंटा लग गया, तो वो 12 घंटा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उससे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो ट्रैवलिंग होता है, जो जर्नी का टाइम होता है उससे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसे एक्सक्लूड किया कर दिया जाता है। ये सवाल पूछा भी गया है यूपीएससी के पीटी के एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके पास क्या राइट होता है कि राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के पास, जिसको अरेस्ट किया गया, वह व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का कुछ भी अपराध नहीं किया है, अगर बाद में पता चलता है, या फिर यूँ कह लीजिए अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास अगर उसे नहीं ले जाया गया, तो उसे डिटेंशन को क्या कर देना पड़ेगा, खारिज कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, उसे वहाँ से रिहा कर देना होगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको सौंप देना है।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दीज ग्राउंड आर नॉट अवेलेबल टू एनी इनेमी एलियन और ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब यहाँ पे समझिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर से अगर किसी को डिटेन किया गया है तो यहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होगी। ये लागू होगा सिर्फ और सिर्फ किस केस में दोस्त, तो यहाँ पे समझिए केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ में। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट कंडीशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ के तहत में अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो ये तमाम राइट्स उनके पास हैं, और ये राइट्स उन लोगों के लिए नहीं है किनके लिए, जो हमारा अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल टू एनी एलियन इनेमी एलियन पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस संदर्भ में, ध्यान से समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। समझिएगा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 22 के तहत में जो फर्स्ट प्रोविज़न है, इस संदर्भ में किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई सिविल का मामला हो या फिर कोई ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो या फिर अरेस्ट इन द फेलियर ऑफ द इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स किसी ने नहीं पे किया तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। तो इन संदर्भ में आप किसी भी तरीके का आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट प्रोविज़न है, फर्स्ट पार्ट है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कह रहा है, कवर नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है कि दे अप्लाई ओनली, लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ ऑन एक्ट ऑफ क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल नेचर का, जब भी कभी क्राइम हुआ हो या ऑफेंस हुआ हो, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब कभी भी किसी भी तरीके का अगर एक्टिविटी लगता हो कि ये हार्मफुल हो, प्रीजुडिशियल हो, हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वह हमें कैसा लग रहा हो कि ये हार्मफुल हो, तो इस केस में क्या किया जा सकता है, आपका अरेस्ट किया जा सकता है आर्टिकल 22 का जो पार्ट फर्स्ट है उसके प्रोविजन से। लेकिन सिविल के मैटर में नहीं, क्रिमिनल हो या क्वासी क्रिमिनल हो या फिर सम एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो इस संदर्भ में आपको आर्टिकल का जो 22 का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम समझते हैं कि आर्टिकल 22 का जो है नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है कि आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड एंड डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। कोई भी व्यक्ति को जब डिटेन किया जाता है किसके थ्रू, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के थ्रू, तो उस केस में उसके पास प्रोटेक्शन का अधिकार है। क्या प्रोटेक्शन का अधिकार है, समझिए कि दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियन एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स। ध्यान से समझिएगा कि आर्टिकल 22 जो है पार्ट, आर्टिकल 22 का जो पार्ट 2 कहता है कि हर एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में, उसके प्रोटेक्शन में यह पार्ट खड़ा रहता है। और क्या कह रहा है कि ये प्रोटेक्शन है सिर्फ और सिर्फ आपके सिटीजन के लिए नहीं, बल्कि एलियन के लिए भी यह प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा कि उनके लिए भी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ इसमें इंक्लूडिंग फॉलोइंग्स कुछ स्टेप्स भी दिए गए हैं जिसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि द डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है तो उसे 3 महीना से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस, तब तक नहीं, एन एडवाइजरी बॉडी या एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट काउज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। 3 महीने से अगर ज़्यादा किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड जब तक कोई भी आपको एडवाइजरी नहीं देता है, रिपोर्ट नहीं देता है, तो 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो बोर्ड होगा ना, उस बोर्ड में आपका एक जो मेंबर होगा, एटलीस्ट क्या होंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे जजेस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए किसमें, इस एडवाइजरी बॉडी में। वो जब बोलेंगे कि नहीं 3 महीने से ज़्यादा रखा जाना चाहिए, तभी ये 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में रह सकते हैं। दूसरा ग्राउंड क्या होता है कि डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। देखिए, जिसको डिटेन किया जाता है उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन होने ज़रूरी है, जिसका कहने का मतलब है कि किस ग्राउंड पे किया गया है, क्या आधार है, ये चीज़ें उनके साथ
कम्युनिकेट करना आवश्यक है, करना चाहिए, बताना चाहिए। हाउएवर अगर लगता है कि यह जो कम्युनिकेशन है फैक्ट कंसिडर टू अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू डिस्क्लोज, अगर लगता है कि इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जो रिटेन किया गया, क्यों, और इससे हमारा पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट को हानि हो सकता है, तो ये आवश्यकता नहीं है कि इस चीज़ों को डिस्क्लोज किया जाए। नेक्स्ट तीसरा में क्या बोल रहा है, द डिटेन जिसको डिटेन किया गया है शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, जिस भी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, मान लीजिए कि वह गरीब व्यक्ति है या उसके पास लॉयर नहीं है, तो सरकार के पास या फिर कोर्ट उसे अपॉर्चुनिटी देगा, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या वकील देगा, जिसके लिए वह वकील उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, उस व्यक्ति के सपोर्ट में खड़ा रहेगा कि इनका क्या दोष है, इनके लिए वो बहस भी कर सकता है। ये बात उनके लिए अधिकार की बात है। क्या बोला जा रहा है कि डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड, उनको दिया जाना चाहिए क्या, अपॉर्चुनिटी टू मेक एन रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए एक वकील भी हायर किया जा सकता है गवर्नमेंट के साइड से, कोर्ट के साइड से, जैसे नालसा, डालसा, सालसा आपने सुना होगा, तो उसके तहत में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल 22 ऑल्सो ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब। अब देखिए डिटेंशन एक्ट के तहत कुछ 3 महीने का डिटेंशन है, 4 महीने का हो सकता है, 2 महीने का घटा के किया जा सकता है, या फिर डिटेंशन को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या इसमें ऑथोरिटीज़ प्रिस्क्राइब किया गया है, ये तमाम जो अधिकार है वो आपका पार्लियामेंट के पास में है। तो पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है इसको समझिए। सर्कमस्टेंसेस एंड क्लासेस ऑफ केसेस, पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह का क्लासेस है केसेस का, इन विच ए पर्सन कैन बी डिटेंड, और कब पर्सन को डिटेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ फॉर मोर देन 3 मंथ्स अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विदाउट ऑब्टेनिंग ए ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बॉडी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एडवाइजरी बॉडी जब तक नहीं कहेगा तब तक किसी भी व्यक्ति को अब 3 महीने से ज़्यादा डिटेन में नहीं रख सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट के पास यह पावर है, वो चाहे तो क्या कर सकते, कानून के माध्यम से वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने भी डिटेंशन का टाइम को बढ़ा सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तो विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बॉडी। ध्यान रखिएगा, मैं पुनः एक बार समझा देता हूँ कि मान लीजिए 3 से 4 महीना करना है या 2 महीना करना है, तो इस केस में जो प्रिस्क्राइब करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। 3 मंथ से ज़्यादा करना है, कम करना है, और इसके लिए किसी भी तरीके का एडवाइज लेने की जरूरत नहीं है एडवाइजरी बॉडी से। बी नंबर में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेंड इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास यह भी पावर है कि किसी भी पर्सन को मैक्सिमम पीरियड कितना समय तक उसे डिटेन किया जा सकता है, किस केस में, एनी केस में, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत किस व्यक्ति को कितना मैक्सिमम समय तक डिटेन करके रखा जा सकता है, यह बात भी प्रिस्क्राइब करने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। सी में क्या कह रहा है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड, जो भी प्रोसीजर होगा उस चीज़ को फॉलो करना है बाय एन एडवाइजरी बॉडी इन एन इंक्वायरी। देखिए अब क्या है, जो भी प्रोसीजर्स को बनाया जाएगा उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा एडवाइजरी बॉडी के द्वारा। अब ऐसा नहीं कि एडवाइजरी बॉडी जो है वो बोलेगा कि हम लोग तो यहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं, मैं क्यों फॉलो करूँ आपके बनाए गए नियम को, तो ऐसा नहीं कह सकता, ये तो फॉलो करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये कानून जो है आपका पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि एक अमेंडमेंट हुआ है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में ये कहा गया कि रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 मंथ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका परमिशन या प्रोविजन क्या बोलते हैं ऑब्टेन किया जाए एडवाइजरी बॉडी से। तो यहाँ पर भी ये बात कहा जा रहा है कि 44वां संविधान संशोधन में ये बात कहा गया है कि जो भी व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा तो विदाउट ऑब्टेनिंग द एडवाइजरी बॉडी फ्रॉम 2 to 3, क्या कहा जा रहा है 3 to 2, पहले 3 महीने का डिटेंशन था, लेकिन इसे घटा करके कितना कर दिया गया है, अब 2 साल का कर दिया गया है, सॉरी 2 मंथ का कर दिया गया, 2 मंथ तक डिटेन किया जा सकता है मैक्सिमम।
और ये कौन सा अमेंडमेंट में हुआ? 44वां संविधान संशोधन में हुआ है। लेकिन जब संशोधन किया जा रहा था तो बिना किसी ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी से कोई भी ओपिनियन नहीं लिया गया, क्योंकि जरूरी भी नहीं है। हाउएवर, इसके बावजूद दिस प्रोविजन हैज़ नॉट एट बीन ब्राउट इनटू फोर्स। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले तो 3 महीने का मैक्सिमम पीरियड था डिटेन करने का। अब इस अमेंडमेंट के तहत क्या कहा गया कि 2 महीने तक ही आप डिटेन कर सकते हो, लेकिन अभी तक इस चीज़ों को लागू नहीं किया गया है। प्रोविजंस नॉट एट बीन ब्राउट, अभी तक लाया नहीं गया है फोर्स में। हैंस द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 3 मंथ्स स्टिल कंटिन्यू, अभी भी ये 3 मंथ्स का ही कंटिन्यू हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा गया है इससे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर कहने का मतलब है दोस्त कि अभी आप लोगों ने देखा कि लेजिस्लेटिव पावर के माध्यम से 3 महीने से 2 महीने किया गया, तो ये आपके पास केंद्र के पास पावर था, यानी पार्लियामेंट के पास पावर था। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक तो पार्लियामेंट के पास पावर है, दूसरा में स्टेट के पास भी पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के रिगार्डिंग में। क्या पावर है यहाँ पे समझिए। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी टू मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कंसर्न्ड विद, यहाँ तक समझिए कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास जो है वो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। कैसा अथॉरिटी है? एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है क्या बनाने का? लॉ बनाने का। किसके रिगार्डिंग में? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में। लेकिन इसके रीजन क्या होने चाहिए? तो डिफेंस के मामले में, फॉरेन अफेयर्स के मामले में एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के मामले में। इन तमाम अगर ग्राउंड्स पर बनाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी किनके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए दोस्त, ये सब सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी के और पीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रकार का प्रिस्क्राइब करता है पावर, लेजिस्लेटिव पावर को। एक तो हमारा डिटेंशन के लॉ बनाने को लेकर के पार्लियामेंट के साथ में और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में। तो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी भी है लॉ बनाने को लेकर के, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाने को लेकर के, लेकिन किस कंसर्न में, किस सब्जेक्ट में? डिफेंस के सब्जेक्ट में, फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट में और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के रेफरेंस में। लेकिन स्टेट की अगर हम बात करें, जो बोथ द पार्लियामेंट एंड एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंकरेंटली मेक अ लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेकिन यहाँ पे दोनों ज्वाइंटली बना सकते हैं। किस रीजन में, किस ग्राउंड के आधार पर? द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल एंड कम्युनिटी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दोनों पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट भी कानून बना सकता है। अब समय समय पर कानून भी बनता रहा, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा कौन कौन से कानून अभी तक बनाए गए हैं? फर्स्ट हमारा बनाया गया था 1969 में, उसे 1950 में बनाया गया था, लेकिन इसे एक्सपायर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कब? 1969 में, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। दूसरा में है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे मीसा भी बोलते हैं। यहाँ पे 1971 में बनाया गया था और इसे रिपील कर दिया गया फिर से हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, और ये रिपील कब किया गया? 1978 में। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफेपोसा। कोफेपोसा 1974 का एक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे बोलते हैं नासा, 1980 में बनाया गया। नेक्स्ट है आपके पास प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। नेक्स्ट है आपका टाडा, काफ़ी आपने नाम सुना भी होगा टाडा का, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट टाडा 1985, जो रिपीट कर दिया गया 1995 को। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, यह कानून को आप देखिए। नेक्स्ट है आपके पास प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे पोटा बोलते हैं, ये भी बहुत चर्चा में रहता था, जिसे रिपील कर दिया गया 2004 में। नेक्स्ट है आपके पास यूएपीए, ये अभी रिसेंट में है, ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान से पढ़ना है। यूएपीए का अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट
1967 एज अमेंडेड इन, और इसको अमेंड भी किया गया समय समय पर 2004 में, 2008 में, 2012 में और रिसेंटली 2019 में भी यूएपीए को अमेंड किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सरकारें जो है अलग अलग तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बनाया गया है, और प्रेजेंट टाइम में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हमारा जो है अभी प्रेजेंट में यूएपीए है, जो आप लोग जानते भी होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें, एक उमर खालिद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनको भी यूएपीए के तहत ही जेल में डाला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है that has made the preventive detention as an integral part of the constitution as India has made done। इंडिया जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये वर्ल्ड के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा सिवाय इंडिया का। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ अननोन इन यूएस, यूएस में तो ये चीज़ है ही नहीं। क्या कहा जा रहा है कि इट वॉज रिस्टोर्ड इन द ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। ये चीज़ देखने को मिला था हमें ब्रिटेन में, लेकिन कब ये देखने को मिला था? जब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार था उस वक्त, लेकिन अब वहाँ पर भी नहीं है। बट इंडिया में अगर हम देखें दोस्तों, इंडिया में हम लोगों को देखने को कब से मिल रहा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग, अभी तो हम लोगों ने देखा ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ आज़ादी से पहले भी जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में, उस वक्त भी हमें ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट देखने को मिलता था। जो यहाँ पे 2 एक्ट लिखा हुआ इसे देखिए, बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818, ये जो हमारा था रेगुलेशंस, इसमें भी हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही था। नेक्स्ट हमारा है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के। तो यहाँ पे 2 जो एक्ट था हमारा ऑलरेडी पहले, आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल के समय पर इंडिया में 2 तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। 2 तरीके के क्या देखने को मिलता था हमें? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट देखने को मिलता था। जो हमारा पहला था वो बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशंस ऑफ 1880, और सेकेंड में था हमारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। ये 2 एक्ट हमें देखने को मिलता था। हमने क्या बताया कि ब्रिटेन में अब नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त था जब सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यूएस में नहीं है, और वर्ल्ड के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं देखने को मिलेगा जिस तरह से इंडिया में इंटीग्रल पार्ट की तरह से इसे ऐड किया गया है। आई होप ये बात सारी समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने आपको आर्टिकल 22 के बारे में बताया। आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से दोस्त, आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई भी तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। आप लोग इसको एक बार गौर से भी समझ लीजिएगा सारी चीज़ों को। बाकी मैं जैसे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होगा, मैं इसके सारे पीटी का, सारे स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को आराम से देखते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को, उसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोगों के पास जो बचा है वह हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24, जो आपका राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन की बात कहते हैं। तो उस एक्सप्लॉयटेशन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल में नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। फर्दर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।